नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी साथियों। आज हम लोग एथिल ब्रोमाइड जो कि हैलो एल्केन का एक यौगिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बनाने की विधि, इसके उपयोग और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत होने वाली रासायनिक क्रियाएं। तो देखिए, जैसे कि एथिल ब्रोमाइड आपके सामने ये लिखा हुआ है। इसका अणुसूत्र C2H5Br, अणुभार 109 और संरचना सूत्र आपके सामने ये लिखा है। इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। ठीक है। औद्योगिक निर्माण के अंतर्गत देखिए, यहाँ पर एथिलीन के द्वारा जब ये बनाया जाता है तो ये एथिलीन आपको जो दिख रहा है ये मार्कोनी काप रूल के अनुसार है। ठीक है। अनसैचुरेटेड एल्कीन को सैचुरेटेड एल्कीन में चेंज कर रहा है और ये HBr क्या है, एक रिएजेंट है जो अटैक करके इसको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में बदल देता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रयोगशाला विधि की। तो प्रयोगशाला में हमने क्या बताया था कि एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड और कंसनट्रेट H2SO4 ये तीनों यूज किए जाते हैं। तो हमें सबसे पहले KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड और कंसनट्रेट H2SO4 को एक साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है HBr। फिर HBr को हम लोग एथिल अल्कोहल पर अटैक कराते हैं तो हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है और वाटर बाहर निकल जाता है। यहाँ तक हमने बात किया था। अब नेक्स्ट आइए चलते हैं। देखिए, ये आपका एथिल ब्रोमाइड बनाने के, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड बनाने का एक प्रयोगशाला विधि का चित्र है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये आपको देखिए ब्रोमीन द्रव, ये सेपरेशन फनल है। ठीक है, ये सेपरेशन फनल है। स्टैंड, जल यहाँ से डाला जाएगा। ये वाटर कंडेंस है सोडा लाइम का। तो अभी मैं इसको ज़रा सा डिटेल में इधर बताता हूँ, फिर इस चित्र पर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक आसवन फ्लास्क में 30 मिलीलीटर कंसनट्रेट H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं। 40 मिलीलीटर हम लोग एथिल अल्कोहल ले लेते हैं और 50 ग्राम हम लोग KBr ले लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। इन सबको हम लोग एक सैंड बाथ में रखते हैं और फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। धीरे धीरे गर्म करने पर एथिल ब्रोमाइड संघनित होकर ग्राही में एक्सेप्टर में एकत्रित हो जाता है और इस तरह से हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। तो देखिए, एक आसवन फ्लास्क है जिसमें 30 मिलीलीटर कंसनट्रेट H2SO4 है, 40 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल है और 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड है और सैंड बाथ में रखकर इसको हम लोग धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो आइए अब इसी चित्र में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये देखिए आपका ये आपका चित्र है। ठीक है, जैसा कि हमें पीछे अभी हमने आपको इसमें बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, एक फ्लास्क होता है ना, फ्लास्क पर ये देखिए एथिल अल्कोहल और KBr, ठीक है, इसको लेकर हम लोग फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो ये जो देखिए अब बना है, ये आपका वाटर बाथ है, इसी का नाम है वाटर बाथ। जल ऊष्मक जो लिखा है ये है। तो इसको जब धीरे धीरे गर्म करेंगे तो संघनित से जाते हुए ये यहाँ पर एकत्रित होने लगता है। ग्राही पात्र में एथिल ब्रोमाइड एकत्रित होने लगता है। क्योंकि ग्राही पार्ट क्या है, यहाँ पे हम लोग जब कंडेंसर में वाटर डालेंगे तो ये जो वाष्प आती है, वाष्प संघनित होकर बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाती है और इस बूंदों के रूप में एकत्रित द्रव को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। यही हमारा एथिल ब्रोमाइड होता है। तो हमने अभी आपको पीछे बताया कि 30 मिलीलीटर कंसनट्रेट H2SO4, 40 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, ठीक है, और 50 ग्राम KBr को एक फ्लास्क में लेकर धीरे धीरे फ्लास्क को गर्म करते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो संघनन के द्वारा वो ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाता है। तो इस तरह से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से हमें एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस तरह से देखिए, हम लोग एथिल ब्रोमाइड के रसायन भौतिक गुण का वर्णन करते हैं। तो ये भौतिक गुण में क्या होता है, ये रंगहीन मधुर गंध वाला भारी द्रव है। भारी द्रव का मतलब क्या होगा, जो जल से, ठीक है, भारी होगा। जल में अविलेय है, ठीक है, और ऑर्गेनिक विलायकों में विलेय है। ऑर्गेनिक विलायक का मतलब वही एथिल अल्कोहल है, ठीक है, और आपका ईथर है ना, क्लोरोफॉर्म है। इस तरह के जो विलायक हैं उनमें ये एथिल ब्रोमाइड विलेय है, लेकिन वाटर में ये नॉन सॉल्युबल है यानी अविलेय है।
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायु के साथ या हरी नीली, जब हवा के साथ इसको जलाया जाता है, ठीक है, तो ये हरी और नीली ज्वाला के साथ जलता है। ये तो रहे इसके भौतिक गुण। अब स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण हैं, और जो टिप्पणियाँ आएंगी वो इन्हीं रासायनिक गुणों पर आएंगी। तो हम लोग पहले बात करते हैं अपचयन की। देखिए अपचयन में क्या है, रिडक्शन, नवजात हाइड्रोजन के साथ अपचयित होकर शुद्ध एथेन देता है। देखिए हमारा एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br, ठीक है, और इसमें हमने 2H यानी 2 हाइड्रोजन के अणुओं से क्या करा, अपचयन कराया। ये अपचयन हमारा जिंक और कॉपर की उपस्थिति में और एथिल अल्कोहल के साथ इसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें एथेन, और ये हमें HBr पुनः बाहर निकल जाता है। तो ये याद रखना कि अपचयन में, ठीक है, अपचयन में एथिल ब्रोमाइड का अपचयन करने पर हमें एथेन प्राप्त होती है, एथेन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से अब अपचयन के बाद देखते हैं यहाँ पर वुड्स अपक्रिया है, और वुड्स अपक्रिया पे देखते हैं, वुड्स रिएक्शन पे देखते हैं हम लोग क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें टिप्पणियाँ लिखने को आ गया कि निम्नलिखित अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए या निम्नलिखित टिप्पणी रिएक्शन पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए जब एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, जब एथिल ब्रोमाइड का अपक्रिया सोडियम के साथ होती है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सोडियम धातु सोडियम के साथ शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है, और इसमें एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु का संघनन हो जाता है। अब अगर ये कहा जाए कि ये किस प्रकार की अपक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर संघनन हो रहा है, यानी ये संघनित अपक्रिया है, कंडेंसेशन वाली अपक्रिया है, क्योंकि इसमें एथिल ब्रोमाइड के अणुओं का क्या होता है, संघनन होता है। किसके साथ, तो एथिल ब्रोमाइड में हम लोग क्या कहेंगे, सोडियम धातु को शुष्क ईथर के उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को हम लोग बोलते हैं वुड्स अपक्रिया, ठीक। तो यहाँ पर आपको वुड्स अपक्रिया, ये देखिए मैंने यहाँ पर रिएक्शन लिखा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। एथिल ब्रोमाइड के 2 मोल हमें क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ब्यूटेन प्राप्त होना करना है। दूसरी बात, सोडियम का अगर एक हम लेंगे सोडियम के धातु को, तो सोडियम का एक धातु इसके साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो हमें बैलेंस ही पूरा करने के लिए 2 सोडियम के परमाणु ले लिए, और जैसे 2 लिए तो एक Br के साथ इधर निकल गया और एक Br के साथ इधर निकल गया, तो इस तरह से यहाँ पर 2Na Br बाहर निकल गया, और C2H5 यानी इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखें तो क्या हो जाएगा, C4H10, ठीक। तो इस तरह से हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो गया। तो ये अपक्रिया हमें ध्यान रखना है कि वुड्स अपक्रिया में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो रहा है, और कौन सी धातु है, उसमें सोडियम धातु का प्रयोग किया जा रहा है। अगला इसी तरह फ्रैंकलैंड अपक्रिया। फ्रैंकलैंड अपक्रिया में देखिए सब कुछ वही है, जहाँ पर भी एथिल ब्रोमाइड है, शुष्क ईथर है, लेकिन वहाँ पर हमने क्या यूज किया था, वहाँ पर हमने सोडियम यूज किया, यहाँ हमें क्या यूज करना है, जिंक यूज करना है। तो देखिए जिंक के पास +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर हमें सोडियम यानी जिंक का केवल एक ही मेटल लेना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से एथिल ब्रोमाइड को जिंक के साथ जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में संघनित करते हैं तो हमें नॉर्मल ब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। और ये रिएक्शन मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एथिल ब्रोमाइड एक मोल इधर है, एथिल ब्रोमाइड 1 मोल इधर है। अब यहाँ पर जिंक, चूँकि जिंक के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ZnBr2 बाहर कर लेगा। जैसे ZnBr2 बाहर करेगा तो ये C2H5 आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो देखिए अब ये कौन सी अपक्रिया है, ये आपकी अपक्रिया क्या कहलाती है, फ्रैंकलैंड, और ऊपर वाली आपकी देखिए क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है वुड्स अपक्रिया। तो ये ध्यान रखना है कि वुड्स अपक्रिया में हमें सोडियम धातु को लेना है और फ्रैंकलैंड में हमें जिंक धातु को लेना है, ठीक। इस तरह से देखिए कोनाल्ट फिलिस्टीन अपक्रिया, ठीक है। तो कोनाल्ट फिलिस्टीन अपक्रिया में देखिए क्या है कि एथिल ब्रोमाइड को आपकी पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। अच्छा, ये डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड से कराई जाएगी, या इसी को घुमाया जा सकता है
एथिल ब्रोमाइड को कह दे कि एल्किल, ठीक है, एल्किल हैलोजन या मोनो हैलोजन को जब पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड को हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करके एथिल आयोडाइड प्राप्त कर लिया। तो ये देखिए C2H5Br प्लस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाएगा और KBr बाहर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है छोटी छोटी टिप्पणी लेकिन थोड़े से डिफ़िकल्टी में डाल देती हैं। तो याद रखिएगा कि कोनाल्ड फिंकलस्टीन अपक्रिया में एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में, तो एथिल आयोडाइड प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट है इसका धातु के साथ अपक्रिया। देखिए यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये धातु के साथ अपक्रिया न होके इसमें पूछा जाता है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चूँकि ग्रिग्नाट रिएजेंट का आप फार्मूला जानते हो RMg और X, ये होता है ग्रिग्नाट रिएजेंट नॉर्मल। तो यहाँ पर इस ग्रिग्नाट रिएजेंट के बारे में फ्रेंच रसायन विक्टर ग्रिग्नाट ने खोजा था और उन्होंने क्या किया कि जो एथिल ब्रोमाइड था, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सीधे मैग्नीशियम से करा दिए, फिर वही शुष्क ईथर की उपस्थिति में और हल्का हल्का गर्म किए, तो क्या प्राप्त हो गया, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया। और जब एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त हो गया तो यही हमारा क्या है, ग्रिग्नाट अभिकर्मक। ठीक, तो इस रिएक्शन में ये भी पूछा जाता है कि ग्रिग्नाट रिएजेंट का निर्माण कैसे करेंगे। ठीक, तो ग्रिग्नाट रिएजेंट का निर्माण हम लोग एथिल ब्रोमाइड पर मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन करा के उसको अगर हल्का हल्का हीट किया जाता है तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब देखिए क्या है कि एथिल ब्रोमाइड को धातु संकरों के, यानी धातु संकर को बोलते हैं एलॉय, एथिल ब्रोमाइड को धातु संकरों के साथ गर्म करते हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्ब धात्विक, देखिए अभी आपने कहा था कि मोनो हेलो एल्केन का यूज हम लोग किस में करते हैं। देखिए धातु के साथ जब आप रिएक्शन बता चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नाट रिएजेंट का निर्माण भी हो चुका। ठीक है, ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ अब हम लोग बात करते हैं टेल का निर्माण। तो देखिए टेल के निर्माण में क्या होगा कि एथिल ब्रोमाइड को हम लोग सोडियम और लेड यानी एलॉय के साथ रिएक्ट कराएंगे तो टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होगा और ये NaBr और लेड बाहर हो जाएगा। तो देखिए ये टेट्रा एथिल लेड क्यों है, क्योंकि यहाँ 4 लगा है, 4 से यहाँ टेट्रा हो गया, E फॉर एथिल हो गया और ये L फॉर लेड, यानी टेट्रा एथिल लेड का निर्माण करता है जो कि एक एंटी नॉकिंग पदार्थ है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे सोडियम एथॉक्साइड की। तो सोडियम एथॉक्साइड में देखिए सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए एथिल ब्रोमाइड और ये हमारा है सोडियम एथॉक्साइड। तो देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा है कि सोडियम और ब्रोमाइड आपस में निकल लेंगे, आपस में बाहर निकल जाएंगे, तो C2H5 और ये O बन गया। इसका नाम आप पीछे पढ़ चुके हो, 2 हैं तो हो जाएगा डाई और एथिल ग्रुप हैं तो डाई एथिल ईथर। ये भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है या इसी को हम लोग बोल सकते हैं एथॉक्सी एथेन। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। सिल्वर आयोडाइड के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ अपक्रिया। तो देखिए सिल्वर नाइट्राइड AgNO2 सीधा से है, एथिल ब्रोमाइड AgNO2 से रिएक्शन करेगा तो फिर AgBr बाहर निकाल लेगा और C2H5NO2 यानी नाइट्रोएथेन बना लेगा और AgBr बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत पूछा जाता है। इसलिए देखिए इसमें जब बेंजीन की अपक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एथिल बेंजीन बनता है। आप सीधे रिएक्शन याद कर लो और थ्योरी अपने आप से बना लो। देखो यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, जो उसको मैंने रिंग के रूप में बनाया है, एथिल ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करता है तो एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाता है और HBr बाहर निकल आता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यानी इस समीकरण को फ्रीडल क्राफ्ट समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से जब ये रिएक्शन इस पर होगा
तो Br का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जब यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ से Br हाई है, तो हाइड्रोजन और Br बाहर निकल जाएंगे और ये एथिल समूह से जुड़ जाएगा। तो ये एथिल और रिंग से जुड़ा है क्योंकि बेंजीन से, तो एथिल बेंजीन नाम हो जाएगा। फिर है आपका इसका उपयोग, तो देखिए इसका उपयोग आप जो एथिल ब्रोमाइड का उपयोग होता है स्थानीय निश्चेतक में, लोकल जो एनेस्थेटिक होता है उसमें यूज किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में आप पीछे पढ़ ही चुके हैं, और टेल मैं कई बार बता चुका हूँ कि टेट्रा एथिलेट के निर्माण में। तो इस तरह से एथिल ब्रोमाइड आपका समाप्त हो रहा है। इसमें आपको रासायनिक अपक्रियाएं जैसे फिंकल स्टीन अपक्रिया है, ठीक है, और आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।